हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटरेचर क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिकेरस नॉवेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एडवेंचर एंड द ट्रिवियल्स ऑफ द रग बट अपीयरिंग कैरेक्टर फीलिंग कैरेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ पिकेरस फॉर्म? ओके, सो पिकेरस नॉवेल एक तरीके का नॉवेल होता है जिसमें जो कैरेक्टर होता है वो काफी रगिस नेचर का होता है। मतलब एक कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में टपोरी टाइप समथिंग। means he he or she is actually a very stubborn, or you can say who don't follow rules. Okay, वो अपने तरीके से रहता है, लेकिन हाँ वो कैरेक्टर अच्छा है। कि वो हमें अपील करता है, वो अच्छा मतलब कैरेक्टर दिल से अच्छा होता है, बट उसके जो एक्टिविटीज हैं या जो एक्शंस है वो थोड़े से रगिस होते हैं। लाइक साउथ इंडियन मूवीज के जो हीरोज आते हैं वो थोड़े थोड़े वही पिकेरस नॉवेल में जो रगिस कैरेक्टर होता है वैसा फील देते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पूछ दिया कि एक कोई बता लो। चार ऑप्शन दे दिया। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन, जो कि किसने लिखा है? बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन एक काफी जाने माने नाम है नॉवेल के उसमें। बेसिकली एडवेंचर नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं। ओके, वैनिटी फेयर, ये विलियम मैकपीस थैकरे का है। विलियम मैकपीस, हाँ, थैकरे। ओके, जिसको थाकरे भी हम लोग पढ़ लेते हैं उसमें महाराष्ट्रियन में। फिर डॉन की होते हैं। अब इसमें से कुछ जो है वो है भी और कुछ नहीं भी है। डॉन कीहोते इसमें का एक प्राइम एग्जांपल है पिकेरस नॉवल का। ठीक है, देन मोर फ्लैंडर्स है बाय डैनियल डिफोए। ओके, सो दीज आर डिफरेंट नॉवेल्स। ओके, जिसमें से एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन एक पिकेरस नॉवेल है। हाँ, डॉन कीहोते भी एक पिकेरस नॉवेल है। मोर फ्लैंडर्स भी एक पिकेरस नॉवेल है। बट वैनिटी फेयर जो है वो एक कह लो सटायर है। नॉवेल ऑफ मैनर्स कह सकते हो, एक सोशल सटायर है। तो वो इस कैटेगरी में नहीं आता या इस फॉर्म का नॉवेल नहीं है। तो ऑप्शन आप देख लो कौन सा होगा। ऑप्शन सी, A C D विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नॉवलिस्ट हैज हैड द रेयर ऑनर ऑफ विनिंग द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज और हर नॉन फिक्शनल राइटिंग्स? ओके, सो इसमें से कौन सा नॉवलिस्ट या राइटर है जिसको अपने नॉन फिक्शनल वर्क्स के लिए, बेसिकली जो नोबेल प्राइज होता है वो पोएट्री के लिए, ड्रामा के लिए या फिक्शनल वर्क के लिए दिया जाता है। बेसिकली नॉन फिक्शनल वर्क के लिए पहली बार ऐसा है कुछ कि किसी को दिया गया था, या ऐसा काफी कम होता है कि नॉन फिक्शनल वर्क्स के लिए लोगों को नोबेल नोबेल प्राइज मिलता है। ये है वेंटलाना एलेक्सविच। ओके, ये एक कह लो कि डॉक्यूमेंट्री लिखती हैं। डॉक्यूमेंट्री लिटरेचर एक तरीके का फॉर्म होता है लिटरेचर का। हम्म वो लिटरेचर ये लिखती है। और इसमें वो एक ये राइटर जो है वो जहाँ पे देखो विच इच उसकी इसके ऐसे करके वर्ड्स आते हैं लास्ट में किसी के नाम में, तो वो कहीं ना कहीं रसिया या उससे रिलेटेड जो भी उसके पार्ट्स रहे हैं, जैसे बेलारूस है, या अभी जो जहाँ पे लड़ाई चल रही वहां पे, तो वो ये है। तो ये बेलारूसियन एक राइटर है और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव। ओके, जो जैसे होता है ना कहीं मर्डर वगैरह हुआ तो वहाँ की कवरेज कर रही है, तो वैसी है ये। इनको जो है कि नोबेल प्राइज मिला। ओके, जो अपने नॉन फिक्शनल राइटिंग के लिए। नेक्स्ट है, इन विच एलिजी वुड यू फाइंड दीज फेमस लाइन्स? ठीक है, कि किस एलिजी में आपको ये फेमस लाइन सुनने को मिलती है कि आई हैड होल्ड इट ट्रू वॉट एवर बिफॉल, आई फील इट व्हेन आई सॉरो मोस्ट, इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ओके, सो ये काफी फेमस और काफी ब्यूटीफुल लाइन है कि इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। ये इन मेमोरियम का है, जो कि किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अल्फ्रेड टेनिसन का। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन भी इनको पढ़ते हैं, या अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी पढ़ते हैं इनको। अल्फ्रेड लॉर्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, 1850s में या 1850 में ये वर्क पब्लिश हुआ है। और ये अपने फ्रेंड, देखो यहाँ से आपको एक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑथर हेनरी हालम इनका नाम है। ऑथर हेनरी हालम। ओके, तो जब भी आप कोई भी एलिजी पढ़ोगे तो वो किसके लिए कब लिखा गया ये इंपॉर्टेंट होता है। लाइक लाइसिडियस, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिल्टन ने। ओके, ये जॉन मिल्टन ने लिखा है। अपने फ्रेंड के लिए। ये आप कमेंट में बताओगे कि कौन किसके लिए लिखा हुआ है। ये लिखा है टॉमस ग्रे ने। टॉमस ग्रे ने ये किन के लिए लिखा हुआ था? कुछ लोग थे शायद, या कोई फ्रेंड था उसके लिए। ये जॉन मिल्टन का लासिडियस जो है वो 1637 में आया हुआ है। देन पर्ल कोई एलिजी नहीं है। ठीक है, ये कुछ अनोनिमस राइटर या पोएट हैं जिनसे एसोसिएट किया जाता है इसको। और ये 14th सेंचुरी के अराउंड ये जो वर्क है वो लिखा गया था। तो ये बेसिकली एक एलिजी नहीं है। तो आपका आंसर है इन मेमोरियम बाय ऑथर बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। V.S. Naipaul received Booker Prize in 1971 for his novel. Okay,
तो ये चारों ही नॉवेल वीएस नाइपाउल ने ही लिखे हैं। और ये एक डायस्पोरिक नॉवलिस्ट है। डायस्पोरिक मतलब होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि अपने नेटिव प्लेस को, जैसे सपोज वो इंडिया के रहने वाले हैं, तो इंडिया को छोड़ के अब वो कहाँ चले गए हैं, किसी साउथ अफ्रीकन कंट्री में चले गए, और वहां से वो इंडियन कल्चर को कहीं ना कहीं लिख रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। या उनके नॉवेल्स में भले वो साउथ अफ्रीकन वो है, लेकिन वहाँ पे इंडियन पीपल्स की बात कर रहे हैं वो। तो ऐसा कोई पर्सन लिख रहा होता है, तो इसको हम लोग डायस्पोरिक नॉवलिस्ट या राइटर कहते हैं। इसमें सलमान रुश्दी भी आ जाते हैं और अमिताभ घोष भी आ जाते हैं। हाँ, डिफरेंट। तो वीएस नाइपॉल का जो ये इन अ फ्री स्ट्रीट करके इनका जो वर्क है, जो 1971 में ही पब्लिश हुआ था, उसको ये बुकर प्राइज मिलता है। देन मैगुली स्ट्रीट जो है वो 1959 में लिखा हुआ था इन्होंने। हाँ, हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, ये काफी आपके सिलेबस वगैरह में देखने को मिल जाता है। देन एनिग्मा ऑफ अराइवल 1987 में। ये सभी जो नॉवेल्स इनके हुआ करते थे अक्सर एग्जाइल से रिलेटेड होते थे, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होते थे। हाँ, माइग्रेशन डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। हाँ, और कॉलोनियलिज्म से भी रिलेटेड होते थे। ये सभी चीजें इनके वर्क्स में आपको देखने को मिलता है। तो इनफ फ्री स्टेट इज द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ स्टीफन किंग। ठीक है, तो ये सभी नॉवेल्स जो हैं वो किसके हैं, स्टीफन किंग के हैं, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशंस। ठीक है, स्टीफन किंग ने ही शायद ट्वेलाइट जो सीरीज मूवी के आप देखते हो उसको भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नॉवेल्स के नाम है। इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ओल्डेस्ट फर्स्ट। तो ये कैरी करके जो नॉवेल है इनका 1974 में आया है। जॉयलैंड है, ये 2013 में आया हुआ है। मिस्री है, ये 1987 में आया हुआ है। द साइनिंग 1977 में। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखते हो कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो वो ए, देन डी, देन सी, देन बी। ओके, नेक्स्ट है प्लेसेस द फेमस फिक्शनल डिटेक्टिव्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट लिटरेरी अपीयरेंस। ओके, तो ये सभी जो है कि डिटेक्टिव नॉवेल्स या उनसे रिलेटेड लोगों के नाम है। ठीक है, ये पूरे नाम जैसे ब्योमकेश बख्शी का पूरा जो नाम है, ब्योमकेश बख्शी सत्यान्वेशी। हम्म ये सत्यान्वेशी करके ये पब्लिश हुआ था 1932 में। और भाई शारदा इंदु बंदोपाध्याय बंगाली राइटर हैं। इन्होंने सबसे पहले ये एक कह लो कि डिटेक्टिव नॉवेल लिखा था इंडिया में। शर्लॉक होम्स सभी जानते हैं, स्टडी ऑफ स्कारलेट करके इनका एक उसका सबटाइटल है। जो कि पब्लिश हुआ था 1887 में। ओके, इसके राइटर हैं आर्थर कॉनन डॉयल, आर्थर कॉनन डॉयल। ओके, देन हरक्यूलिस पॉयरट, ये बाई आगथा क्रिस्टी। आगथा क्रिस्टी का भी नाम काफी फेमस है। ये नॉवेल आया था 1920 में। देन अगस्टन ड्यूपेन करके नॉवेल है, द मर्डर, द मर्डर्स इन द रियो मॉर्ग करके एक उसका सब टाइटल है, द मर्डर्स। ओके, तो ये सभी डिटेक्टिव नॉवेल्स हैं जिसमें आप देखते हो कि कोई क्राइम हुआ रहता है, जिसको कोई एक पर्सन जो है वो उसको पूरा उसकी चीजों को समझने की कोशिश करता है। ओके, और उसमें रियल जो कल्प्रिट है उसको वो बाहर लेकर आता है। तो एडगर एलन पो का ये वर्क है। तो अब आप देख सकते हो कि ये सभी, और ये जो ये ट्यूपिन है, ये फर्स्ट फिक्शनल डिटेक्टिव नॉवेल है, फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल कह सकते हो इसको। ओके, ये फर्स्ट डिटेक्टिव नॉवेल है। तो अब इसके हिसाब से देख सकते हो 1841। ठीक है। देन ये है शर्लॉक होम्स है 1887, देन 1920, देन 1932। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन जो है कि वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑथर हु इज सेड टू हैव प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट बेस्ट सेलर हिंदी नॉवेल या हिंदी फिक्शन नॉवेल जो कि पहला बेस्ट सेलर रहा। तो वो देवकी नंदन खत्री थे। ओके, अब हम इन तीनों का तो नाम जानते हैं लेकिन इनको पहली बार सुन रहे हैं। ओके, तो देवकी नंदन खत्री जो है अपने चंद्रकांता एक उनका वर्क है जो कि कई वॉल्यूम्स में आया हुआ था। इससे रिलेटेड आप अगर अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो वो काफी अच्छे से बता पाएंगे। इस पे एक टीवी सीरीज भी चलती थी। ओके, 1888 में सपोज देखो कितना पहले उन्होंने लिखा हुआ है चंद्रकांता। और जैसे हरिवंश राय बच्चन को आप जानते हो, ये अपने मधुशाला के लिए जाने जाते हैं ना। मधुशाला इनकी एक फेमस कह लो कि वर्क है, इनका मैग्ना ओपस है जो कि 1935 में आया था, पोएट्री है। ओके, प्रेमचंद को आप एक नॉवलिस्ट के रूप में जानते हो। और उनके कई नॉवेल्स आपने पढ़े भी होंगे। गोदान इनका एक वर्क है, जो कि 1936 में आया था। देन इनका निर्मला है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। कभी मौका मिले तो पढ़ना जरूरी है सब नॉवेल्स। ओके, देन गबन है इनका। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट नॉवेल्स एंड नॉवेलिस्ट ये लोग भी थे। लेकिन अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने कह लो कि हिंदी जो खड़ी बोली है उसको पायनियर कह लो कि उसको लाने का काम इन्होंने ही किया। पायनियर मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कह सकते हैं, पायनियरिंग मॉडर्न
हिंदी लिटरेचर, ठीक है, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर या हिंदी लैंग्वेज कहना ज्यादा सही रहेगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्रामा सभी को इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये सभी राइटर्स जो हैं कि वो हिंदी से रिलेटेड है, बट इसमें देवकी नंदन खत्री का जो वर्क था चंद्रकांता, ये बेस्ट सेलर था अपने टाइम का, पहला हिंदी का वर्क जो कि इतना ज्यादा फेमस हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑथर ट्रांसलेटर डुओ हु आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कई ऑथर्स और उनके ट्रांसलेटर्स के नाम है। इसमें आपके बी सी और डी ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये तंजानिया में लिखी है और ये जो ट्रांसलेटर है वो इटालियन का है। ओके, तो इस या हम लोग कभी ये क्वेश्चंस को जब हम लिटरेचर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, कब वीडियो बनाएंगे, तो उस पर हम लोग ट्रांसलेशन वाला जब पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसमें इन सभी को काफी डीपली डिस्कस किया जाएगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग गोथिक नॉवेल्स इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओल्डेस्ट फर्स्ट। ओके, तो गोथिक फिक्शन क्या होता है, जिसमें हॉरर, भूत, इन सब की कहानी बताई जाती है। उसको हम लोग गोथिक फिक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला है ड्रैकुला, ये 1897 में आया हुआ था। फिर है द मॉन्क, 1796 में आया हुआ था, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ठीक है। और उससे भी पुराने हैं, ऐसा नहीं कि यही पुराना है। ओके, द मिस्ट्रीज ऑफ डोल्फो, 1794 में आया हुआ है। द कैसल ऑफ टोरंटो, ये 1764 में आया हुआ है। सो ये सभी जो है कि काफी पुराने नॉवेल्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ यहाँ पे वर्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये रीटेलिंग है, मतलब कि जो स्टोरीज पहले कही गई हैं उसको इन्होंने अपने वे में फिर से कहा है, ये राइटर्स ने रीटेलिंग स्टोरीज कह लो है। जैसे मार्गरेट एटवुड का, आप देखते हो तो ये हैंक सीट जो है वो टेम्पेस्ट का रीटेलिंग है। क्वीन ऑफ हार्ट्स, ये यामा करके वर्क है उसका है। हाँ, फिर जो है होम फायर, ये एंटीगोन का है। द साइलेंस ऑफ द गर्ल्स, ये आपका इलियाड का है, तो ये ऑप्शन सेकंड सही है। सेट इन डार्लिंगटन हॉल, this Booker winning novel is a story about post-war Britain and the influence of Nazis on British gentlemen. Okay, but is ultimately about unspoken love. Okay, तो कहने को ये एक पोस्ट वॉर नाजीज इन्फ्लुएंस के ऊपर नॉवेल है, लेकिन कहने के इसमें लव का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो ये नॉवेल है द रिमेन्स ऑफ द डे करके है, ये 1989 में पब्लिश हुआ था और इसको बुकर प्राइज भी मिला हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस। ओके, प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। ये 10 अप्रैल 1936 को हुआ था। और इसमें जो नाम है, जो राइटर्स जो इसमें थे, वो हैं सादत हसन मंटो। ओके, नाम सुना होगा सादत हसन मंटो, क्योंकि इनकी कहानियां काफी अपने टाइम से आगे की थी, या काफी कह लो कि कंट्रोवर्शियल थी। देन इस्मत चुगताई का भी नाम आपने सुना होगा। हम्म, ओके, देन आपने प्रेमचंद को तो जाना ही है। ठीक है, फिर गोरखपुरी, ये सब अलग अलग फील्ड से आते हैं, देख रहे हो कितने वाइड फील्ड से आ रहे हैं ये लोग, अलग अलग जगह से। और ये लोग जो थे, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये बेसिकली लिटरेचर को मतलब कैसे हम सोशल रिलेवेंस के लिए यूज कर सकते हैं लिटरेचर को, इस पे इन लोगों की बात हो रही थी। लाइक कॉलोनियलिज्म को कहीं ना कहीं टारगेट करने की बात थी। और फीडुअलिज्म, जो उस वक्त फीडुअल सिस्टम हुआ करता था, तो सामंती प्रथा भी कहते हैं, जिसमें जमींदार वगैरह होते हैं। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी जो थी उस वक्त सोसाइटी में, इन सब पे बात करने के लिए कि कैसे जो लिटरेचर है वो रिलेवेंस हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो ये कुछ लोग थे, इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव राइटर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द राइटर्स एसोसिएटेड विद हार्लेम रेनेसा। ओके, हार्लेम रेनेसा एक तरीके का यहाँ पे आप लोग कह लो कि अफ्रीकन अमेरिकन जो पीपल्स थे, ठीक है, उनके कल्चर, लिटरेचर और म्यूजिक और आर्ट के ऊपर फोकस था। हार्लेम जो था अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, जो लोग थे उनके कल्चर, लिटरेचर और म्यूजिक और आर्ट से रिलेटेड था। ओके, तो जैज म्यूजिक वगैरह ये आप सुनते हो ना, ये सब उसी वक्त का हार्लेम रेनेसांस का ही देन है कह लो। और ये एक हार्लेम एक जगह था न्यूयॉर्क के बगल में, न्यूयॉर्क सिटी जो थी, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी के बगल में ही एक जगह था, एक सिटी थी जिसका नाम था हार्लेम। वहां पे ये अफ्रीकन पीपल्स जो थे वो इकट्ठा होते थे, और ये एक नई तरीके की मतलब लिटरेचर, कल्चर, म्यूजिक के रिलेटेड चीजें कर रहे होते थे। तो इसमें आप क्लॉड मैके थे, देन जोरा नील हर्सन भी थे। ओके, विलियम फॉकनर नहीं थे उसमें, हाँ, लॉन्ग लैंगस्टन ह्यूजेस भी थे। तो ए बी डी किस में है, ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ओके, सो दिस इज हार्लेम रेनेसा। नेक्स्ट है अरेंज द शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पीरियड्स इन विच दे वर पब्लिश्ड। हाँ, ओल्डेस्ट फर्स्ट। ओके, तो जूलियस सीजर की अगर हम बात करें तो ये 1519 के अराउंड आई थी।
कोरोनेलिस जो है 1605 से 1608 के अराउंड थी। ओथेलो 1603 से 1604 के अराउंड थी। टीटस एंड एंड्रोनिकस 1591 टू 1592। तो सबसे पहले डी, फिर ए, फिर तो डी, ए, सी, बी। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच फेमस इंडियन प्ले राइटर कैन द फॉलोइंग प्ले इज एट्रीब्यूटेड। कि ये जो प्लेज हैं, पागल घोड़ा, बासी खबर, प्रलाप, ये सब किससे रिलेटेड हैं? तो ये सभी जो है हबीब तनवीर करके एक राइटर हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड हैं ये। बादल सरकार का एवं इंद्रजीत करके एक वर्क काफी फेमस है, इंद्रजीत, एवं इंद्रजीत। ओके, विजय तेंदुलकर का आपने सुना होगा, साइलेंस कोर्ट इज इन सेशन करके है एक, आपके सिलेबस में भी होगा, मे भी अगर आपने बीए कहीं से भी किया होगा, वहां पे आपको मिला होगा ये, कोर्ट इज इन सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कोई प्ले राइटर नहीं है, किरण नागकर। सिलेक्ट द एग्जांपल्स ऑफ स्पेक्युलेटिव फिक्शन। स्पेक्युलेटिव वर्ड्स मतलब होता है कि एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना, इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करना, कुछ ऐसा जिसमें हम किसी इमेजिन्ड वर्ल्ड या इवेंट जो कि किसी साइंस टेक्नोलॉजी या फ्यूचर पे बेस्ड होता है, उसको हम स्पेकुलेटिव फिक्शन कहते हैं। जैसे आजकल मूवीज वगैरह जो फ्यूचरिस्टिक मूवीज बनती हैं कि 2050 में वर्ल्ड ऐसा दिखता है, वो तो वो कहने की स्पेकुलेटिव रहता है, ठीक है, वो रियल नहीं होता है। तो ऐसे को हम लोग, ऐसा अगर कोई वर्ड वर्क लिख रहा है तो हम उसको स्पेकुलेटिव फिक्शन, ऐसा कोई नॉवेल अगर लिख रहा है तो उसको हम स्पेकुलेटिव फिक्शन में डालते हैं। आगथा क्रिस्टी जिस वक्त लिख रही थी उस वक्त फ्यूचरिस्टिक बातें होती नहीं थी। व्हाइट सरागोसा सी ये रीटेलिंग वाली स्टोरी है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। द ग्रेट गैट्सबी ये जैज जो कल्चर था अमेरिका में उसकी बात कर रहा है। तो इसमें केवल और केवल फॉरेनहाइट 451 जो है यही आपका स्पेक्युलेटिव फिक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? लाइक फिगर ऑफ स्पीच of words or phrases that are related to literal uses of the language. Okay, literal uses of the language मतलब केवल जो आप पढ़ रहे हो वही मीनिंग है नहीं, इसमें काफी डीप मीनिंग भी होता है, ठीक है। हम बोलते कुछ और है, उसका मतलब कुछ और होता है। केवल लिटरल यूसेज रहेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिगर ऑफ स्पीच का। वैसे भी नॉर्मली भी हम लिख लेते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर रिलेटेड टू फिगरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज। हाँ, फिगरेटिव यूज होता है। एनेक्डोट एंड एंटागोनिस्ट एंड डिक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। बिल्कुल नहीं, एनेक्डोट दूसरा चीज है, एंटागोनिस्ट कुछ और है, डिक्शन कुछ और है, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच में आते ही नहीं है। फिगर्स ऑफ स्पीच रिले ऑन कनोटेशन ऑफ देयर इम्पैक्ट। बिल्कुल सही बात है कि वो चीजों को कनोट करते हैं, मतलब रिलेट करते हैं कहने के। तो ए और डी ऑप्शन जो है, सॉरी, बी और डी ऑप्शन ये दोनों ही सही है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीएच लॉरेंस नॉवेल written in Italy and published in 1928 was banned in England for its सेक्सुअल कंटेंट। ओके, नाउ डीएच लॉरेंस जब अपने वर्क्स लिख रहे होते हैं तो इनके वर्क्स जो है काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं अपने थीम और फॉर्म्स को लेके, या कैरेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेके। तो ये अपने समय से काफी, जैसे एलजीबीटीक्यू वगैरह कॉन्सेप्ट अभी हाल फिलहाल में आया, तो ये उससे पहले लिख रहे होते हैं। तो ये जैसे इनका द रैनबो है वो 1915 में आया, उसमें भी यही टॉपिक है। लेडी चैटरलीज लवर, ये नॉवेल उन्होंने जब लिखा था तो इसमें काफी सेक्सुअल कंटेंट्स को, मतलब जो एक फीमेल है, एक वाइफ है किसी की, वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है ओनली फॉर प्लेजर, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय से बहुत आगे की स्टोरी था। देन विमेन इन लव, देन सन्स एंड लवर भी वैसा ही कुछ है। ओके, तो ये डिफरेंट नॉवेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें लेडी चैटरलीज लवर ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, शॉर्ट स्टोरीज है बेसिकली ये, और उनके राइटर्स हैं। लाइक आप देख सकते हो, द वेल ऑफ लोनलीनेस ये रेडक्लिफ हॉल का है। मैरी ओलिवर अ लाइफ ये में सिनक्लेयर का है। द द गार्डन पार्टी एंड अदर स्टोरीज ये उन्हीं का है। कैथरीन मैन्सफील्ड का है। डबलिनर आपका जेम्स जॉयस का ही है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 का फर्स्ट, हाँ, ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस इन शार्लट ब्रोंटेस जेन आर। ओके, अब जेन और स्टोरी पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसमें आप देखते हो कि सबसे पहले जेन जो है वो लोवुड स्कूल में पढ़ाती हैं, वहां पे जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पे जेन इज टेकन टू रेड रूम बाय मिस अबॉट एंड बेसिली, वहां पे वो रेड रूम में ले जाई जाती हैं वहां पे। फिर उसके बाद वहां पे जेन जो है कि मिस्टर रॉचेस्टर से मिलते हैं। ओके, फिर हमको लास्ट में ये बार्था मैसन और रिचर्ड मैसन इन लोग से समझ में आता है कि ये लोग कौन है, ठीक है। तो कैसे, सो दिस इज द सीक्वेंस, तो उस हिसाब से बी डी ए सी दिस विल द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ओके,
तो यहाँ पे कुछ वर्क्स के नाम दिए हुए उससे रिलेटेड राइटर्स के नाम है। ये सभी जो वर्क्स हैं कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, या थियरी से रिलेटेड है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी। द वेल रॉट अर्न बाय क्लिंथ ब्रूक, ये 1947 में आया है और ये न्यू क्रिटिक है। सिमुलखारा एंड सिमुलखारा एंड सिमुलेशन बाय जन बॉडियार, ये भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, साइकोएनालिटिक, सिगमंड फ्राइड of grammatology, ये post structuralist by Jacques Derrida. Okay, so this is the uh, sequence will be the C A D B. Okay, so this will be the your answer. Next question है कि which of the following comparative literature concept signifies literary similarity between two works, at least two works that cannot be explained by contact. ठीक है। तो टोपोलॉजिकल एफिनिटी मतलब वही होता है कि हम टू लिटरेचर्स को एक साथ लाके सिमिलरिटीज की बात करते हैं। जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में इसी का जो पार्ट है 1 2 33, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मैडम बोरवरी और एना करेनिना की बात थी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं टोपोलॉजिकल एफिनिटी की ही बात थी कि जिसमें दो वर्क्स आपस में क्या करते हो, कहीं ना कहीं सिमिलर चीजें साथ में रखते होते हैं। देन कंपैरेटिव पोएटिक्स क्या है कि इसमें हम जब किसी दो पोएट्रीज के जो कि डिफरेंट लिटरेचर से आते हैं उनके फॉर्म्स को और उनके पोएटिक फॉर्म्स और फीचर्स को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है। देन जेनेटिक कॉन्टेक्ट एक टर्म है। हाँ, जेनेटिक कॉन्टेक्ट क्या है कि कनेक्शन बिटवीन टू लिटरेचर। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू लिटरेचर्स। ओके, दो लिटरेचर के बीच में कनेक्शन जो रहता है, मतलब वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे में की चीजें आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो उसको जेनेटिक कॉन्टेक्ट कहते हैं। इंटरमीडियलिटी, तो मतलब यहाँ पे देखो दो वर्ड से मिलकर इंटरमीडियलिटी। ओके, मतलब मीडिया और लिटरेचर वो दोनों आपस में एक दूसरे से क्रॉस बाउंड्रीज कह लो, एक दूसरे का रहता है, इंटरेक्शन होता है दोनों का, मीडिया और लिटरेचर का। जैसे मूवीज में हम लैंग्वेज को सॉरी लिटरेचर या फिक्शन देख रहे हैं, हम फिक्शन या में हम मूवीज की बात कर रहे हैं, तो ये इंटरमीडियलिटी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है द पब्लिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ विच वर्क मेड नियागी उंग थांगो बिलीव दैट his theater work attracts censorship because of its local language, and its capability to swear a large number of people to political action. Okay, यहाँ की उन थियांगो के साथ क्या रहता है ना कि ये बोलती हैं कि जो लिटरेचर है वो हमेशा ही अपने कह लो कि लोकल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। ओके, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। जैसे ये बात वो डीकोलोनाइजिंग माइंड में कहती हैं। डीकोलोनाइजिंग माइंड में वो पोस्ट कॉलोनियल थियरी है, ठीक है, उसमें इनको नाम दिया जाता है, लिखा जाता है। वो कहती हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, जो कि हमें हमारे कंट्री से, हमारे फ्रीडम से दूर रखता है। तो हमें अगर अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना है, जैसे कि अगर हम अपने माइंड को इंडियन बनाना है, तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज से दूर होना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना रहता है। लेकिन उनका एक वर्क है आई विल मैरी व्हेन आई वांट करके, इनका एक वर्क है जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था और इसको इसीलिए बैन कर दिया गया क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग है, कुछ वर्क्स के नाम दिए हुए हैं और इधर उनके फॉर्म्स दिए हुए हैं कि किस फॉर्म से वो रिलेटेड है। लाइक एनिमल फार्म, द ओडिसी, ओडिपस रेक्स, हाँ, और जेन आयर, ये सब नाम है। जैसे ड्रामेटिक आयरनी की बात करें तो ये आपको ओडिसस में देखने को मिलता है। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म हमने पहले भी बात की है, जिसमें एनिमल जो है कि वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स रखते हैं और वो ह्यूमंस की तरह बात करते हैं, तो ये आपको एनिमल फॉर्म में मिलेगा। एपिक सिमिली आपको ओडिपस रेक्स में मिलेगा कि बहुत बड़ी चौड़ी सिमिली है। देन आपको बिल्डिंग्स रोमन कि जिसमें एक कैरेक्टर जो है कि उसका डेवलपमेंट दिखाया जाता है, वो आपको जेनायर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हो कि कुछ रसों के नाम दिए हैं और वो क्या उत्पन्न करते हैं। ये बेसिकली इंडियन एस्थेटिक्स की बात कर रहा है। कुछ रस होते हैं ना, जैसे वीर रस, करुणा रस, श्रृंगार रस, ओके, रति रस है, हास्य रस है, विभक्ति रस है। ओके, ये सब रस है, उससे कौन सा इमोशन जनरेट होता है। लाइक यहाँ पे देख लो, आपको जो श्रृंगार रस है ये आपको वीर में, ये श्रृंगार रस का जो डिस्क्रिप्शन है वो वीर में होता है। ठीक है, हास जो है वो हास्य रस में देखने को मिलेगा। ओके, शोक है वो करुणा में देखने को मिलेगा। ओके, उत्साह जो है वो आपको रति में देखने को मिलेगा, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है कि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सभी नॉवेल्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, जो सभी की कहीं ना कहीं किसके हैं, ये सभी नॉवेल्स किसके हैं, जेन ऑस्टिन के हैं। वन ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज कह लो है। और इनकी फर्स्ट नॉवेल जो है उसका नाम आप जानते रहोगे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, जो कि 1811 में एनोनिमस होकर पब्लिश हुआ था, मतलब नाम से नहीं पब्लिश हुआ था। और यहाँ पे जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो कि पब्लिश हुआ है 1813 में। ये इसमें एलिजाबेथ बेनेट जो है कि वो मेन कैरेक्टर है। हाँ, परसुएशन में आपको एन ए एलियट जो है वो है। परसुएशन कब पब्लिश हुआ था,
1817 में, ये पोस्टह्यूमसली मतलब उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ है। ओके। नाउ नॉर्थएंगर एबे, ये भी इसमें जो कैरेक्टर है, जो इसमें लीडिंग कैरेक्टर है वो कैथरीन मॉरलैंड है, ये भी 1817 में ही पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ है। फिर मैnsfield पार्क जो है कि फैनी प्राइस का, ये 1814 में पब्लिश हुआ है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मास्क परफॉर्मेंस। मास्क मास्क क्या होता है, एक तरीके का उसमें मास्क लगा के डांस वगैरह होता है। तो वो जो मास्क परफॉर्मेंस है, मास्क फॉर इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल फॉर्म्स ड्यूरिंग रीजन ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड सेकंड, सही बात है, उन लोगों के समय में ये मास्क हुआ करता था। दैट दे वर परफॉर्म्ड इन अ प्राइवेट रॉयल हॉल, ये बात भी सही है, प्राइवेट रॉयल हॉल में ही परफॉर्म हुआ करता था। एंड हैड सिंपल कॉस्ट्यूम्स विथ मिनिमलिस्टिक स्टेज डिजाइन, नहीं एकदम नहीं कि इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत सिंपल कॉस्ट्यूम होते नहीं, बहुत हाई फाई होता है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। द डिजाइनर्स ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मास्क वर इनगो जॉन्स, बात सही, ये भी सही है। तो ए बी और डी, ए बी डी ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एट्रीब्यूटेड टू बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का इसमें कौन सा वर्क है? द चैलेंजिंग, ये थॉमस मिडिल्टन का है। थॉमस मिडिल्टन का ये एक प्ले है कह लो। देन द सन राइजिंग, ये जॉन डॉन की एक पोएट्री है, जॉन डॉन की है, एक सोनेट है कह लो एक तरीके से। डचेस ऑफ माल्फी, जॉन वेबस्टर का है ये। ओके, जॉन वेबस्टर का ये क्या है, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, जॉन वेबस्टर। ओके, तो ये जो फर्स्ट फोलियो में बेन जॉनसन ने ये विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा हुआ था, प्रीफेस कह लो एक तरीके से था ये फर्स्ट फोलियो का। फर्स्ट फोलियो जिसमें कि शेक्सपियर के सभी प्लेस को एक साथ कंपाइल करके लाया गया था 1623 में, उसमें ये लिखते हैं ये बिलोवेड शेक्सपियर के लिए। इन द फॉलोइंग लाइंस बाय जॉन डॉन सोनेट, डेथ बी नॉट प्राउड, व्हेन द स्पीकर प्रोमिसेड डेथ दाउ शैल डाई, द फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग एम्प्लॉयड, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखते हैं ना डेथ दाउ शैल डाई, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको देखने को मिलता है? तो इसमें ये आपको पैराडॉक्स देखने को मिलता है कि डेथ, ठीक है, वो तो डेथ अपने आप में, वो डेथ कैसे मरेगा, वो पैराडॉक्स है अपने आप में, ठीक है, तो ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड कुछ ऑथर्स के नाम है। लाइक डिजायरेबल डॉटर्स, ये है डिजायरेबल डॉटर 2022 में लिखा 2002 में लिखा हुआ है। डिजायरेबल डॉटर्स जो कि 2002 में लिखा हुआ है, ये भारती मुखर्जी का है। दैट लॉन्ग साइलेंस, ये 1988 में शशि देशपांडे का लिखा हुआ है। द इनहेरेंट्स ऑफ लॉस, ये किरण देसाई का लिखा हुआ है। और द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस अनीता देसाई का लिखा हुआ है। ये इनहेरेंट्स ऑफ लॉस 2006 में आया हुआ है, और ये द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपीयरेंस ये 2013 में आया हुआ है। तो इस हिसाब से ऑप्शन थर्ड जो है कि वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, बुकर प्राइज पे है। ओके, तो बुकर प्राइज किसके लिए है? जिसमें हम देख रहे हैं बुकर प्राइज जो है कि वो किसको दिया जाता है, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के जो राइटर्स रहते हैं, वहाँ के सिटीजन्स लिख रहे होते हैं, तो उनको बुकर प्राइज दिया जाता है। ओके, हुगो अवार्ड, हुगो अवार्ड जो है वो ये साइंस फिक्शन और फैंटेसी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। हाँ, एच जी वेल हुगो करके थे ना, वो टाइम मशीन वाला जो लिखा था, पुलित्जर प्राइज, ये किसको दिया जाता है? तो ये जर्नलिज्म, लिटरेचर, ये सभी कुल मिला के जो प्राइज होती है उसको पुलित्जर प्राइज कहते हैं। फिर नोबेल प्राइज जान ही रहे हो कि नोबेल प्राइज जो है वो ऑथर्स जो कि पूरे आइडियलिस्टिक डायरेक्शन में कहीं कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है ये कुछ नॉवेल्स के नाम है, और इधर उनसे रिलेटेड वो है, उनके ऑथर्स के नाम है। जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये 1958 में लिखा हुआ है। हाँ, नर्वस कंडीशन ये 1988 में लिखा हुआ है। द हाफ ऑफ अ येलो सन 2006 में लिखा हुआ है। ओके, सीजन ऑफ माइग्रेशन टू द नॉर्थ 1966 में लिखा हुआ है। ओके, इसमें आप देख रहे हो कि ऑप्शन थ्री होगा। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एंथनी बर्गेस मलायन ट्रेलॉजी। ट्रेलॉजी मतलब 3 बुकों का कलेक्शन है, 3 में स्टोरी जैसे पार्ट वाइज होता है वो। तो इसमें आप देखते हो कि ये बी सी डी जो ऑप्शन है, ये तीनों ही ट्रिलॉजी के पार्ट है, ये अलग से उनका वर्क है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।